अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर 5 के फर्स्ट ईयर। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नाउन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। दोनों का डिफरेंस देखना, एंगुलर वेलोसिटी का, टेंजेंशियल वेलोसिटी का। और अगर इनमें से कोई एक गिवन हो, दूसरी को कैसे फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर है linear velocity of an object moving along a circle is called tangential velocity। यानी जब बॉडी सर्कल में मूव करे फिर उसकी वेलोसिटी लीनियर भी होती है, और उस लीनियर वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। हालांकि लीनियर वेलोसिटी तब होती है जब बॉडी लाइन में मूव करे, यानी रोड के ऊपर जब कार चल रही है फिर उसकी वेलोसिटी लीनियर होती है। लेकिन सर्कल के केस में भी लीनियर वेलोसिटी होती है, फिर उसको स्पेसिफिक नेम रख दिया है टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन किधर को होती है, अलॉन्ग दी टेंजेंट टू दी सर्कल। एमसीक्यूज याद रखने, इसको वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। टॉपिक आया था इस चैप्टर में। इसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूनिट रेडियन पर सेकंड है और इसकी डायमेंशन होती है t-1। ठीक है। और आगे था कि अगर इनमें से कोई एक गिवन हो, दूसरी को कैसे फाइंड करते हैं, इस रिलेशन से v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन रिलेशन है। अगर इनमें से कोई एक ये वाली गिवन हो या ये वाली, तो इस रिलेशन को यूज करके हम दूसरी फाइंड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5.2। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और बताना है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो फिर इसका क्या यूज, इसका क्या रोल है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो डिफाइन भी करेंगे। क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं। सबसे पहले डिफाइन द फोर्स नीडेड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाए रखती है, उसको कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। नेक्स्ट, विदाउट दिस फोर्स नो बॉडी कैन मूव इन अ सर्कुलर पाथ। इस फोर्स की बगैर कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकती, क्योंकि ये बॉडी मून को अर्थ, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स मून को अर्थ के अराउंड रोटेट करवाती है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इस फोर्स के बगैर कोई बॉडी सर्कल में मूव नहीं कर सकती। हैंस सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। अगला क्वेश्चन है 5.3। व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। 5.3 का आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफाइन है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका स्क्वायर। दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिफाइन से ये फार्मूला बना हुआ है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसके यूनिट आ जाते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन आ जाती है एम एल स्क्वायर। नेक्स्ट था कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। A moment of inertia plays the same role in angular motion as the mass in linear motion। यानी ये एंगुलर मोशन आएगा, इधर मोमेंटम नहीं बल्कि एंगुलर मोशन। यानी ये एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन दोनों के केस में ये सेम रोल प्ले कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन 5.4 है व्हाट इज मीन्ड बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डिफाइन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन 5.4 का आंसर एंगुलर मोमेंटम की डिफाइन है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन से फार्मूला बन गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। जिस तरह फिगर में एक बॉडी है,
इसका लीनियर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन ये वाली है और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है ये वाली। ये एक्स, ये जो है ये आर पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसके यूनिट फार्मूला से आ जाएंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसके दूसरे यूनिट होते हैं जूल सेकंड। अब एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डिफाइन, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना कर रहा हो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मैथमेटिकली ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी, ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन 5.5 है, शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। प्रूव करना है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रूव करने के लिए ये वाला फार्मूला हमने फिगर ली है जिसमें एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ये सर्कल का रेडियस है, बॉडी का लीनियर मोमेंटम पी होगा, ये आर सर्कल का रेडियस है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखेंगे एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। फिगर से देखें तो एंगल 90 बन रहा है आर और पी के बिटवीन। आर पी क्रॉस प्रोडक्ट हटाया, साइन थीटा आया, थीटा की जगह पे 90 पुट किया और पी की जगह पे एम वी पुट किया, साइन 91 होता है एम वी आर। ये फार्मूला हमारा प्रूव हो गया, एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.6 है, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर ए सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। यानी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करे और क्लोज टू द अर्थ मूव करे। जब सबसे क्लोज आ जाए अर्थ के फिर सैटेलाइट कितनी मिनिमम वेलोसिटी से मूव करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5.6 का आंसर, हमने एक सैटेलाइट लिया जिसका मैस m और जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका रेडियस कैपिटल आर, उसका रेडियस आर है, और क्योंकि क्लोज टू द अर्थ है फिर वो उसका ऑर्बिट रहेगा नहीं, फिर अर्थ का रेडियस ही यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला यूज़ किया मिनिमम वेलोसिटी का जब सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ हो, आर जी। आर की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की, आंसर आया 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जब कोई भी सैटेलाइट इतनी वेलोसिटी से मूव करे फिर वो क्लोज टू द अर्थ होता है। यानी जब अर्थ के बिल्कुल क्लोज हो आ जाए सैटेलाइट फिर वो कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, इतनी वेलोसिटी से। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5.7 है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशंस एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। इनकी डायरेक्शन बतानी है, एंगुलर मोमेंटम की और एंगुलर वेलोसिटी की। पता तो है हमें इन दोनों की डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, लेकिन कैसे बतानी है, राइट हैंड रूल लगा के। ये क्वेश्चन 5.7 का आंसर है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है, ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद द फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड द इरेक्टेड थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। एमसीक्यूज याद रख लें, एंगुलर मोमेंटम हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, सारों की डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 5.8 है, एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट व्हाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर वेटलेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। यानी हमने बताना है एक ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है वो फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में कब होता है, क्यों उसको हम कहते हैं, और अपने आंसर को डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस से एक्सप्लेन करना है कि क्यों वो हमें वेटलेस जो है वो नज़र आता है। ये क्वेश्चन 5.8 का आंसर है। आंसर में पहले देख लेते हैं पढ़ना क्या है हमने इस पूरी थ्योरी में। इसमें ये है कि जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका ऑर्बिट भी स्फेरिकल शेप का है, सर्कुलर फॉर्म में है, और अर्थ की शेप भी स्फेरिकल है, इसलिए सैटेलाइट अर्थ के सेंटर की तरफ फ्रीली फॉल हो रहा होता है। क्योंकि दोनों स्फेरिकल हैं, दोनों सर्कुलर फॉर्म में है,
इसलिए जो सैटेलाइट है वो वेटलेस फील होता है। पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बिकॉज ट्राजेक्टरी ऑफ इट्स फॉल हैज़ द सेम कर्वेचर एज अर्थ's सरफेस। जिस तरह अर्थ की सरफेस है उसी तरह इस सैटेलाइट का कर्वेचर होता है। इन फैक्ट द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट कोई भी हो वो सेंटर अर्थ के सेंटर की तरफ फॉल करना चाहता है। बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ इट नेवर रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ। क्योंकि अर्थ की शेप स्फेरिकल है इसलिए वो सेंटर पे नहीं पहुंच पाता। सो इट इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है 5.9 व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई एक्सप्लेन। व्हेन मड, मड क्या होती है? ये जो कीचड़ होता है, गारा जिसे कहते हैं हम पंजाबी में, तो एक बाईसाइकिल का टायर जो है वो मूव करता है, तो ये जो मड है ये फ्लाई करती है, वो किस डायरेक्शन में उड़ रही होती है? पीछे को जो कीचड़ है वो किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा होता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5.9 का आंसर है व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ द मूविंग बाइसाइकिल इट ऑलवेज फ्लाइज अलोंग द टेंजेंट। किसके अलोंग मूव कर रही होती है? टेंजेंट के अलोंग। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। क्योंकि लीनियर वेलोसिटी किसके अलोंग होती है? टेंजेंट टू द सर्कल। इसलिए जो मड फ्लाई करती है किस डायरेक्शन में उड़ रही होती है? अलोंग द टेंजेंट। क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मड जो उड़ती है, टायर जब चलता है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है? अलोंग द टेंजेंट। अगला क्वेश्चन 5.10 है अ डिस्क एंड अ हूप। ये भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ डिस्क एंड अ हूप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम। एक इंक्लाइंड प्लेन से हमने डिस्क को नीचे को फेंका है, हूप को फेंका है, कौन ज्यादा तेजी से नीचे आएगा? क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5.10 का आंसर है हमने डिस्क की वेलोसिटी का फार्मूला लिखा है और हूप की वेलोसिटी का फार्मूला लिखा है। दोनों फार्मूलाज को अगर हम कंपेयर करें तो डिस्क की वेलोसिटी के फार्मूला में 4/3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जबकि हूप के फार्मूला में ओनली GH है। तो फिर जाहिर है डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हूप, और डिस्क ज़्यादा तेज़ी से बॉटम पे आ जाएगी और हूप आहिस्ता से। कौन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा? डिस्क ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फार्मूला भी यही बता रहा है। और जनरली जो डिस्क होती है ये कम्प्लीटली फिल होती है, हूप जो है ये रिंग की तरह का होता है और बीच में से खाली होता है। अगला क्वेश्चन 5.11 है वाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजिशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पोल। एक स्विमिंग पूल कह लो, उधर एक डाइवर जो है वो कूद रहा है पानी में, वो अपनी बॉडी पोजिशन को बिफोर और आफ्टर चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5.11 का आंसर है व्हेन द डाइवर जंप्स फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड हिज लेग्स एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड द डाइवर हैज। क्यों वो अपनी पोजीशंस को चेंज करता है बिफोर एंड आफ्टर? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। याद रखने क्या करने के लिए? अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए वो बिफोर और आफ्टर डाइविंग अपनी पोजीशन चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.12 है a student holds two dumbbells with stretched arms while sitting on a turntable. He is given a push until he is rotating at certain angular velocity. The student then pulls the dumbbells towards his chest. What will be the effect on rate of rotation? क्वेश्चन ये है, एक स्टूडेंट है टर्न टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, इसकी हैंड में दो जो है ये डम्बेल्स हैं। ये अपने आर्म्स को पहले स्ट्रेच करता है ऐसे, फिर उनको क्लोज करता है, टर्न टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रोटेशन पे? इस केस में जब उसने एक्सटेंड किया हुए हैं अपने आर्म्स और डंबल्स को ऐसे किया हुआ है, इस केस में इनर्शिया जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, बल्कि इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा। इनर्शिया इंक्रीज क्योंकि आर इंक्रीज हुआ है, इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लेकिन जब इसने क्लोज की अपने आर्म्स को,
टुवर्ड्स चेस्ट इसने क्लोज किया अपने आर्म्स को, फिर रेडियस कम हो गया, इनर्शिया जो है वो डिक्रीज कर गया और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर गई। तो किस केस में रोटेशन ज़्यादा होगी? रोटेशन ज़्यादा होगी इस केस में जब उसने अपने आर्म्स को टुवर्ड्स चेस्ट मूव करवाया। तो इस केस में रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज करेगा, इस केस में रेट ऑफ रोटेशन डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो इस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रोटेशन फिर इसका इंक्रीज करेगा इस केस में। अगला क्वेश्चन लास्ट है 5.13। एक्सप्लेन हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरिंग ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। अब टीवी ट्रांसमिशन के लिए ऑल वर्ल्ड में पूरी ग्लोबल कवरेज हमने करनी है, पूरी दुनिया में हमने टीवी ट्रांसमिशन करनी है, टीवी के सिग्नल्स भेजने हैं। तो उसके लिए कम से कम हमें कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए? प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा तो था कि 3 चाहिए मिनिमम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन 5.13 का आंसर है टोटल लॉन्गिट्यूड ऑफ द अर्थ इज 360 डिग्री। टोटल अर्थ की जो लेंथ है वो कितनी है? 360 डिग्री है। एंगल टोटल 360 डिग्री होता है सर्कल का। लेकिन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, जो एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लॉन्गिट्यूड कवर करता है वो 120 डिग्री कवर करता है। तो फिर 120 डिग्री के 3 सेटेलाइट्स लगाएंगे तो कंप्लीट अर्थ की कवरेज होगी ना। तो फिर कंप्लीट अर्थ की कवरेज करने के लिए, टीवी ट्रांसमिशन करने के लिए कंप्लीटली कितने सेटेलाइट्स चाहिए हमें जियो स्टेशनरी? सो द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन इज 3। तो ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे चैप्टर 5 के। अल्लाह हाफिज़।